हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं जो 2021 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो काफ़ी सारे अपन ने सैम्पल क्वेश्चन लिए हुए हैं। अपन ने एक पूरा क्वेश्चन जो 2021 का पूरा सॉल्व किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ जो आई आइकॉन दिख रहा है कॉर्नर पर, यहाँ पे मैंने उनके लिंक दिए हैं। तो वो कंप्लीट पूरा क्वेश्चन है, अपन ने 60+ क्वेश्चन उसके सॉल्व किए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अपन सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दी हुई है सीक्वेंस इज 0, मतलब किस नंबर पे जाके आपको 0 मिलेगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या रहता है, कोई भी एक सीक्वेंस रहेगा जो प्रॉपर सीक्वेंस में बढ़ते या घटते हुए जाएगा। जैसे इस तरह का एक एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे 3, 6, 9, तो इनके जो बीच का डिफरेंस रहेगा वो बराबर रहेगा या घटते हुए रहेगा। तो इस वाली सीरीज में आपका घटते हुए है, तो जो उसका फार्मूला रहता है एन टर्म के लिए इक्वल टू क्या रहता है आपका, a प्लस n माइनस 1 d। अभी इनकी वैल्यू देखते हैं कि a क्या है, d क्या है। तो जहाँ पे a n है आपका, जिसकी वैल्यू आपको, जैसे यहाँ पे अपने को 0 दिया है, अपने को क्या निकालना है, कौन से वाले टर्म का है। तो क्या मालूम है मुझे, 0 पोजीशन निकालनी है। 0 कब मिलेगा, इक्वल टू जो a रहेगा ये मेरा फर्स्ट नंबर रहेगा, जो भी उस सीरीज का फर्स्ट नंबर है। a इक्वल टू क्या है मेरे पास 30। जो d रहेगा आपका डिफरेंस, जो नेक्स्ट नंबर माइनस a वाला। तो इसमें क्या रहेगा मेरा 27 माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा -3, या कोई सा भी नंबर ले लीजिए जो आगे वाला 24 माइनस 27 क्या हो जाएगा मेरा -3। तो सबका जो डिफरेंस है, इन सब सीरीज का जो डिफरेंस है आप देखेंगे -3 घटते जा रहा है। तो ये क्या मिल गया है मुझे, d मिल गया है। तो मुझे d की वैल्यू मिल गई क्या, -3। अभी क्या बचा है मुझे, n मुझे निकालना है कि कौन से नंबर रहेगा जहां पे मुझे 0 मिलेगा। वैल्यू रख देते हैं 0। a की वैल्यू मुझे कितनी मिली है 30, प्लस n नहीं मालूम है मुझे निकालना है -1 d की वैल्यू मुझे मिली है -3। सॉल्व कर लेंगे। 0 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा मेरा 30, और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3। इसको सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। 3n को अदर साइड पे ले जाता हूँ, 3n को इस साइड पे ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास 33, ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 33 डिवाइड बाई 3, तो 11। तो जो n की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, मुझे 11 मिल गई है। तो क्या लिखेंगे अपन 11th, देयरफॉर 11th टर्म इज 0। मतलब ये है कि ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब मैं 11 टर्म पे जाऊंगा तो मुझे 0 मिलेगा। तो ये कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, एक सैंपल क्वेश्चन लिया है। अभी ऐसा रहेगा मेरा 3, 6, 9, यहाँ पर रहेगा 24। किस नंबर पे जाकर आपको 24 मिलेगा, आपको सेम फार्मूला में वैल्यू रखना है, आपको मिल जाएगा। या इनमें से कोई सा भी एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा, बाकी वैल्यू दिए रहेंगे, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप एपी के इस तरह से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है, इफ एक्स वाई इक्वल टू 180 एंड उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स वाई इक्वल टू 3 दिया है, तो अपने को क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इनकी अपने एक सेपरेट वीडियो है, काफ़ी अच्छे वीडियो हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो अभी देखिए अपने को क्या मालूम है, इन सब नंबरों के बीच में रिलेशन सब क्या होता है, एज वी नो क्या होता है, जो एलसीएम रहेगा इनटू एचसीएफ रहेगा, ये क्या रहेगा, आपकी जो दो नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई होता है हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास कोई भी दो नंबर है, उनका आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, जो मेरा एलसीएम एंड जो एचसीएफ मिलेगा दोनों नंबर का, इक्वल टू उन दोनों का प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यदि मैं अभी एज्यूम कर लूँ, यहाँ पे क्या दिया है मुझे, दो नंबर मेरे पास क्या है, x एंड y इस 2 नंबर है, ठीक है। तो उनका मल्टीप्लाई क्या दिया है मुझे 180। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है मुझे, एलसीएम
तो उनको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, LCM XY इंटू SCF XY इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया हुआ है मेरे को, 180। यहाँ पे LCM की वैल्यू दी है मुझे, LCM की मुझे ज्ञात करना है, SCF की वैल्यू दी है। तो SCF की वैल्यू क्या दी है मुझे, 3 दी हुई है, तो इसकी जगह मैं 3 वैल्यू रख दूंगा। तो यहाँ पे LCM X एंड Y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 180 डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये इसके नीचे आ जाएगा एंड इसकी वैल्यू मैंने रख दी है उठा के 3, क्योंकि यहाँ पे 3 दी हुई है। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा मेरा 60। क्या क्या मिल गया मुझे, जो नंबर है x एंड y उनका मल्टीप्लाई कितना था मेरे पास 180 इन दोनों का, एंड जो मेरा SCF कितना दिया हुआ था 3 एंड LCM मुझे मिल गया है 60। तो यही मेरा आंसर, यही पूछा हुआ था कि आपको LCM की वैल्यू क्या रहेगी, तो यहाँ पे 60 मिल गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है अपने को, उसमें अपने को k की वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो इसका क्या है, देखिए डिग्री 2 है, मतलब ये क्या है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको मालूम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या रहता था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे अपना जो d का वैल्यू रहता है क्या रहता था, b² माइनस 4ac। करेक्ट, यहाँ पे क्या है 0 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है मेरा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अभी अपन देख लेते हैं BAC क्या क्या है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन से समझ में आ रहा आपको, ये इक्वल टू क्या है मेरा 9 है, B इक्वल टू क्या है मेरा यहाँ पे 6k एंड C इक्वल टू क्या है +4। प्लस लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे कभी माइनस रहेगा तो आपको -4 लिखना रहेगा, इसके कारण मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसमें वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा मेरा, B का वैल्यू क्या है 6k, मतलब मेरा 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये क्या है मेरा 9 इंटू C का वैल्यू क्या है मेरे पास 4। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा मेरा 36k स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अदर साइड पे ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा 9 4 36 इंटू 4, और सॉल्व कर लेंगे। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे k स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 4 डिवाइड बाय 36। अभी देखिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते और मुझे मालूम था यहाँ पे 36 है, तो इसके कारण मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था कि मेरे को कैलकुलेशन इजी रहेगा, क्योंकि 36 है 36 कट जाएगा। अभी जो वैल्यू मिल गई है मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है k स्क्वायर इक्वल टू 4, तो मेरा k का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो मेरा जो वैल्यू मिल गई है वो क्या, k की 2 वैल्यू मिल गई है, एक तो क्या -2 एंड +2। क्वेश्चन था अपने को वही बोला गया था कि k की वैल्यू बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ द सम ऑफ जीरोज, देखिए इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब मेरा पावर ऑफ 2, 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये कौन सा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है मेरा सेम, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, b की वैल्यू -k एंड c की वैल्यू 6 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिया है सम ऑफ द जीरोज, तो क्या है नाउ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मुझे 3, एंड दूसरा मुझे मालूम है इसका मल्टीप्लाई एंड एडिशन क्या क्या होता है, यदि मैं कोफिशिएंट क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा मेरे पास यहाँ पे -b/a, एंड इसका वैल्यू क्या दिया हुआ मुझे 3, तो जो आपका इक्वेशन क्या बन गया है -b/a, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस एंड b का वैल्यू है मेरे पास -k डिवाइड बाय a का वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू क्या दिया हुआ मेरे पास 3, और सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे क्या बचेगा k
यहाँ पे 3 इंटू 3, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे 9। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एकदम सिंपल है। यदि आपको डायरेक्ट भी मालूम है कि मेरा जो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है -b डिवाइड बाय a, यदि जब भी सम ऑफ जीरोस की बात करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए k 3 एंड यहाँ पे k की वैल्यू आपको मिल गया 9। एकदम सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये देखिए एक इक्वेशन दी है x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो अपने को इसकी वैल्यू निकालना है। तो अपन ने देखिए पिछले वीडियो में आपने देखा होगा अपन ने 3 मेथड सीखी हुई थी इसकी। वो तीनों मेथड क्या थी? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक फार्मूला एंड फैक्टराइजेशन। तो अभी देखिए एकदम सिंपल है, मेरे पास 10 दिख रहा है 7, तो इसका फैक्टर मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो अपन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यदि मैं 10 है तो इसकी मैं फैक्टर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। तो मेरे पास 2 फैक्टर बन रहा है 2 एंड 5। तो क्या होता है इनका जो एडिशन यहाँ पे रहता है एंड मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मुझे इनको इस तरह से इसको डिवाइड करना है कि इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ पाऊँ। क्या क्या मेरा फैक्टर बन गए हैं? यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि मैं 7x को मुझे 2 में तोड़ना है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है किसी भी तरह से। तो मैंने इस तरह से तोड़ दिया। तो ये अपन कौन सी फैक्टराइजेशन वाली मेथड से कर रहे हैं। आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, अपन दोनों से देख लेंगे। ठीक है, अभी ये तोड़ दिया है। यहाँ पे इनका एक ग्रुपिंग बन जाएगा, इनका एक ग्रुप। तो यहाँ से क्या कर लूँगा मैं x को बाहर ले लेता हूँ, x प्लस 2, यहाँ पे क्या निकलेगा मुझे 5, तो 5 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी देखिए x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ से मैं निकाल लूँगा x प्लस 2। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरा, यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अभी क्या बन गया है मेरा x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया -2 एंड यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया मुझे -5। तो मुझे यही चाहिए था रूट ऑफ द इक्वेशन। तो क्या क्या मिल गया है मेरे पास -2 एंड -5। तो जो x की वैल्यू है -2 -5। यदि ये तो एकदम सिंपल था, यदि कोई फैक्टर वाला यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू रहेगी 36 49 इस तरह की, तो आपको कुछ समय पे आपको एकदम से मिलती नहीं है फैक्टर। तो उसके लिए आपके पास दूसरा फार्मूला कौन सा है आपके पास? फार्मूला, यदि x की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ x की वैल्यू। यहाँ पे मुझे मालूम है a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, यहाँ पे देखिए x², b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू 10। ये है ना अपना ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वल टू 0। तो a b c की वैल्यू मिल गई है, सीधा फार्मूला में रख देंगे। क्या हो जाएगा मेरा -7 प्लस माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, और मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि अपन ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या हो गया 1 इंटू सी की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 2 इंटू ए 1। क्या क्या निकलेगी वैल्यू यहाँ पे -7 प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचा मेरा 49, यहाँ पे 40 10 4 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे -7 प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचा है मेरा 9। तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ क्योंकि अंदर क्या था 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो एक वैल्यू क्या मिल गई मुझे 3 एंड यहाँ पे 2। अभी x की कौन कौन सी वैल्यू मिल गई है इसका, एक प्लस एक माइनस, तो -7 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 एंड अदर वैल्यू क्या मिल गई है मुझे -3 -7 -3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे -2 एंड यहाँ से मिल जाएगा -5, एग्जैक्ट सेम वैल्यू। इस तरह से एक और मेथड होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे एक वीडियो है जिसमें अपन ने तीनों मेथड अलग अलग एकदम डिटेल में समझाई है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + y = 3 एंड 6x + ky = 8
डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। अभी देखिए क्या बोल रहा है, कौन सी इक्वेशन रहेगी कि डज नॉट हैव सॉल्यूशन। तो यदि मेरे पास दो इक्वेशन दी रहती है तो क्या रहता है जिसका कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं रहे। फॉर नो सॉल्यूशन क्या इक्वेशन रहती है मेरा, a1 डिवाइड बाय a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। यदि मेरा ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी मतलब मेरा नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, करेक्ट, नॉट हैव ए सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, इनकी वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ से मेरा a1 का वैल्यू क्या है 3, b1 का 1, c1 का वैल्यू -3। इसी तरह a2 का वैल्यू 6, b2 का वैल्यू k एंड c2 का वैल्यू -8, क्योंकि मैं इसको इस साइड ले आ रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा मेरा a1 का 3 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू v1 1 डिवाइड बाय b2 k इक्वल टू -3, यहाँ पे -8, ये नॉट इक्वल टू। अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये इक्वल टू दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय k। तो k यहाँ पे चला जाएगा 3k इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 6 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6। तो जो k का वैल्यू है मेरे को मिल गया है 2। मुझसे यही पूछा गया था फॉर द वैल्यू ऑफ k, कौन सी वैल्यू के लिए सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। तो k इक्वल टू 2, यही मेरा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, इफ 3 चेयर एंड 1 टेबल। मेरे पास एक 3 चेयर 1 टेबल का कास्ट कितना है 1500 एंड, मतलब एक स्टेटमेंट यहाँ तक खत्म हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट 6 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट इक्वल टू क्या है मेरे पास 2400 फ्रॉम लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। तो इसको क्या करना है, मुझे लीनियर इक्वेशन में बनाना, मतलब x एंड y के फॉर्म में इसको बनाना है। किस तरह से सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन मान लेंगे अपने को क्या 3 चेयर 1 टेबल। तो सबसे पहले एक एक चेयर का मान लेंगे कि 1 चेयर की वैल्यू कितनी है एंड 1 टेबल की कितनी है, एंड दोनों को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जो कि मेरा लीनियर इक्वेशन है। तो किस तरह से लिखेंगे, लेट्स कॉस्ट ऑफ 1, सबसे पहले काय की बात कर रहा है चेयर की ₹x मान लेंगे इसको, एंड टेबल की कास्ट तो क्या है कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, क्योंकि जनरली अपन जब भी ये लिखते हैं काय को x एंड y को किस में 1 टेबल एंड 1 चेयर में लिख दे रहे हैं, 1 टेबल y रुपीस। एक को क्या मिलने हैं चेयर को क्या x रुपीस 1 चेयर की कॉस्ट एंड 1 टेबल की कॉस्ट y रुपीस में। तो मेरा क्या 3 चेयर की क्या कॉस्ट हो जाएगी उसमें कन्वर्ट कर लूंगा, एक की x है तो 3 की 3x प्लस y 1 टेबल है मतलब 1 को लिखते नहीं है, y इक्वल टू मेरा क्या हो गया 1500। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन दूसरा स्टेटमेंट 6 चेयर मतलब 6x प्लस क्या है मेरे पास 1 टेबल मतलब y इक्वल टू कितना है 2400। क्या बन गई है मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो ये वाला क्वेश्चन एक ही नंबर का था क्योंकि इसमें क्या बोला है सिर्फ रिप्रेजेंट करना था आपको इक्वेशन में, तो आपका यही आंसर है, क्योंकि आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन में इनकी वैल्यू निकाल के नहीं बताना है, तो आपका यही आंसर हो गया है, इसी फॉर्म में आपको लिखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इफ 2 टेंजेंट inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 cm, then find length of each tangent। अभी देखिए ये देख के थोड़ा कठिन लग रहा है, देखिए समझते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि एक मेरा 3 कितना रेडियस 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पर कितनी सेंटीमीटर का है, यहाँ से जो लेंथ है इसकी क्या है आपका 3 सेंटीमीटर है। दूसरा क्या बोल रहा है एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको मैं बोलूँ P, वहाँ से क्या बोलता है 2 टेंजेंट मतलब इससे जो लाइन खींच रही है वो इसको टच करते हुए निकल रहा है यहाँ से सेम डिस्टेंस पे, एंड अदर मेरा यहाँ पर, तो इनको बोल दूँ मैं A
एंड बी, जनरली जो सेंटर रहता है उसको अपन बोलते हैं ओ। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है ये भी 3 है एंड ये भी, बिकॉज दोनों मेरा क्या है, रेडियस है। तो इसकी लेंथ क्या है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। तो अपने को जो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, मतलब मुझे इनकी लेंथ निकालनी है, पीवी की एंड पीए की लेंथ निकालना है। और क्या दिया हुआ है मुझे जो इंक्लाइंड एंगल है, ये जो एंगल दिया हुआ है ये मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यदि देखिए मैं इसको इसके सेंटर से, क्योंकि इसके सेंटर से लाइन खींचूंगा मतलब इसके सेंटर में जाएगी, यहाँ पे 0 पे मिलेगा। तो यहाँ पे ये मेरे क्या है, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे है, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे है। तो ये जो एंगल रहेगा ये कितना रहेगा मेरा, ऑलवेज 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, तो अपन ने समझ लिया है। तो मेरा जो ये एंगल रहेगा ये कितना रहेगा, इसका हाफ रहेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री किस तरह से रहेगा उसको लिख लेंगे अपन। जो अपन ने बोला है उनको सबको यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो क्या क्या बोला है अपन ने, लेट्स पी ए एंड पी बी क्या है मेरे, आर टेंजेंट। एंड मेरे पास क्या है, जो रेडियस है इसकी वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। मुझे क्या इसकी वैल्यू निकालना है एंड इसकी वैल्यू निकालना है। एक की निकाल लेंगे मतलब दोनों की निकल जाएगी। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मेरा जो एंगल है इनका P, यहाँ पे ए पी ओ इक्वल टू क्या है मेरा बी पी ओ, ये वाला जो एंगल है, करेक्ट। यहाँ पे मतलब ये जो मेरा एंगल है 2 में डिवाइड हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ मेरा, इसका मतलब हुआ मेरा एंगल ए पी बी, ये जो बिगर एंगल है जिसका अपने को डिग्री कितना 60 मालूम है, क्या हो जाएगा इस टोटल का 1/2 इंटू 60। सिर्फ इसको अपन जो अपन ने समझा इसको वर्डिंग में लिखते जा रहे हैं। तो जो मेरा एंगल है, ठीक है, तो ये क्या था मेरा ए पी बी, इसका 1/2 एक एंगल के बराबर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये मेरा टोटल 60 है, इसको यदि मैं 2 में डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा 30। तो उनको उसमें वर्डिंग में लिख लेंगे, कर देंगे, क्या हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। तो जो मेरा जो क्या क्या वैल्यू आ गई है, ए पी ओ इक्वल टू 30 डिग्री एंड अदर बी पी ओ इक्वल टू 30 डिग्री की वैल्यू मिल गई है मुझे ये दोनों। ठीक है, अभी मुझे और क्या मालूम है, आल्सो जहाँ पे अपन ने इनको समझा है ये परपेंडिकुलर वैल्यू है, मतलब ये 90 डिग्री है। तो लिख देंगे तो जो मेरा ओ ए है वो परपेंडिकुलर काहे के है, ए पी के, करेक्ट, इस वाली लाइन के ए पी के। इसी तरह से अदर साइड पे मेरा जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर है। ये वर्डिंग आपको प्रॉपर लिखनी है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। क्या है, बी पी एंड ये मुझे मालूम है राइट एंगल है, कौन सा है मेरा राइट एंगल, मतलब मेरा 90 डिग्री का कौन सा है मेरा एंगल, ओ ए पी। जो ए वाले एंगल है ये दोनों मेरे 90 डिग्री के हैं। अभी 90 डिग्री के एंगल से मुझे मालूम है क्या है, tan थीटा इक्वल टू मेरा क्या होता है, यहाँ पे इस एंगल एग्जाम्पल में क्या रहेगा मेरा ए ओ डिवाइड बाय मेरा पी ए, करेक्ट। एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास 30 डिग्री। तो मेरे पास क्या क्या मिल गया है, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए ओ की वैल्यू मुझे मालूम है, यहाँ पे ए ओ की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 एंड पी ए की वैल्यू मुझे ज्ञात करना है, ये मुझे निकालना है, तो इसको पी ए ही रहने दूंगा। अभी अपने को मालूम है अपनी ट्राइंगल टेबल से अपने मालूम है tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 3 डिवाइड बाय पी ए। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे क्या ये पी ए यहाँ पे चला जाएगा, पी ए इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये वाली वैल्यू मिल गई मुझे पी ए की, पी ए एंड पी बी बराबर है तो सेम वैल्यू मुझे पी बी की भी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिल जाएगा। यही मेरा आंसर है। इसको और सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू निकाल के आप सेंटीमीटर में वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ही आप बोलेंगे यही मेरी वैल्यू है। ठीक है, तो आपको ये वर्डिंग पूरा लिखना है। यदि ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का रहेगा, 1 या 2 नंबर का रहेगा, तो आपको सिर्फ इस शॉर्टकट से निकाल लेना कि आपको सिर्फ वैल्यू निकाल के बताना है। तो आपका ये टोटल इसकी वैल्यू 60 रहेगी, तो इसको डिवाइड कर दिया 2 में, 30 30 हो गई
एंड ये वाला एंगल क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू आपको ये ओ डिवाइड बाय पी ए वैल्यू रख देंगे, ये निकल जाएगा। एकदम आसान था। ठीक है, अपना एक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला, एक इनकी वैल्यू ये कैसे रहते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो है, आप वो देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम आसानी से याद कर पाएंगे 30 डिग्री 45 60 इनकी क्या वैल्यू होती है। तो आपका वो 15 मिनट का वीडियो है, आपको एकदम पूरा टेबल रट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है। साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1, दो वैल्यू दी है एंड ए का एक जो एंगल है वो दिया हुआ है मेरे को 30 डिग्री। तो अपने को एंड बी इज एक्यूट एंगल, मतलब मेरा 90 डिग्री से कम का एक एंगल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। एकदम आसान है। क्या दिया हुआ है मुझे? साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1। जहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी है मेरे पास? 30 डिग्री। उठा के वैल्यू रख देंगे 30 डिग्री के। तो साइन ए की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे? 30 डिग्री प्लस कॉस बी इक्वल टू 1। अभी साइन 30 की वैल्यू अपने को मालूम क्या होती है? 1/2। जो टेबल है उससे अपने को मालूम है क्या होता है? 1/2 प्लस कॉस बी इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा मेरा? 1/2 को अदर साइड पे ले जाएंगे, कॉस बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2। सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू रहती है? 1/2 क्या रहता है? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो जो आंसर मिल गया मुझे, क्या मिल गया? बी इक्वल टू 60 डिग्री। एकदम आसान था, सिर्फ आपको ये टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो जैसे मैंने पिछले पेज पे बोला कि जो मेरा एक वीडियो है तो एकदम आसानी से आप 10 मिनट में पूरा टेबल याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ये किससे है? प्रोबेबिलिटी से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबल्स इन ए थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। मतलब मेरे पास 2 डाइस हैं, डाइस में क्या नंबर रहते हैं? 6 नंबर रहते हैं। तो मुझे क्या चाहिए है? प्रोबेबिलिटी निकालना है जहाँ पे मेरे को क्या आए? डुप्लेट। डुप्लेट मीन्स सेम नंबर आए दोनों में। अब दो तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? तो टोटल कितने बनेंगे आपके? 6 × 6 36। तो बर्निंग में कैसे लिखेंगे? A pair of dice can be thrown as, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 6 1 का एंड अदर का 6, टोटल 36। एंड डुप्लेट के लिए ये कब कब आ सकते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड लास्ट मेरा 6 6। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे? 6। तो डुप्लेट आने की कितना है? 6 वेज। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? कितने आने का? 6 डिवाइड बाय टोटल 36। 6 1 6 6 6 36 1/6। तो आपका यही आंसर रहेगा। एकदम आसान है। हमेशा जो आपका जो पेयर पूछा है उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय आपका टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे कितना अपना 6 बन रहे थे एंड टोटल मेरा 36, तो 1/6 आंसर हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ये किससे है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, एपी से। तो अपन ने एपी का फार्मूला देखा हुआ था। an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n-1 d, जहाँ पे अपन समझेंगे कि क्या है वैल्यू। तो मुझे क्या दिया हो? इन्हें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an की वैल्यू दी है। तो ये तो अपने को सारी वैल्यू दी हुई है, तो सिर्फ फार्मूला में रख देना है। a प्लस n-1 वैल्यू रख देंगे। an की वैल्यू क्या दी है मेरे पास? 4। a का वैल्यू मुझे निकालना है, प्लस n का वैल्यू 7 -1, d का वैल्यू -4। सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू a प्लस यहाँ पे क्या बचा? 6 × -4। यहाँ पे 4 a माइनस 24 अदर साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे a इक्वल टू 4 प्लस 24। वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 28। जो आंसर आ गया मुझे a इक्वल टू 28। एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ x इक्वल टू, x की वैल्यू दी है 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y की वैल्यू दी है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो मुझे क्या x प्लस वाई निकालना है। तो सिंपल है, इनकी दोनों की वैल्यू उठा के मैं रख दूंगा। तो क्या निकालना है मुझे, x प्लस वाई। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 को मैं बाहर ले लूंगा, क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अपने को मालूम है यहाँ पे कि मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 प्लस 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 1, तो इक्वल टू 3। जो x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 3। यही मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, 12 solid spheres of the same radius are made by melting a solid metallic cylinder of base dimension 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of each spheres. मतलब क्या बोल रहा है कि एक मेरे पास सिलेंडर था जिसका क्या है, डायमीटर क्या था, 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके गोले बनाए गए हैं, टोटल कितने, 12। तो अपने को क्या निकालना है, जो 12 गोले बनाए गए हैं, स्पेस बनाए गए हैं, उनका अपने को क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट्स जो अपना स्पेयर है उसका रेडियस कितना है, r, का लेंथ अपन ने मान लिया r है, एंड जो सिलेंडर है उसका क्या दिया है, डायमीटर। तो सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, इसको कैपिटल R से लिख देते हैं, मेरा क्या होता है, डायमीटर 2 डिवाइड बाय 2, उसका हाफ। जो रेडियस रहेगा वो डायमीटर का हाफ होता है। तो मेरे को r की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे 1। उसका हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो इसको मैं h से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्या क्या बोला हुआ है उसको अपन क्या दिया है, मेरे 12 वॉल्यूम, जो मेरा पूरा वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरे को, वॉल्यूम ऑफ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या किया है मैंने, ये जो एक सिलेंडर था मेरा यहाँ पे, इसको पूरे को मेल्ट करके कितने 12 ऐसे गोले बनाए हैं। तो जो मेरा वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, ये 12 का इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो क्या क्या है मेरे पास, वॉल्यूम क्या होता है, अपने को फार्मूला मालूम है, क्या होता है, 4/3 पाई r³। सिलेंडर का क्या होता है मेरा, पाई r² h। इन दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे, क्योंकि मुझे मालूम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है मेरा, 4/3 पाई r³ एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² h। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 से 3 4 जा 12, क्या हो जाएगा मेरा 16 पाई r³ इक्वल टू यहाँ पे पाई r² h। क्या कट सकता है, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे r³ है, यहाँ पे r² है, तो यहाँ पे r² से r² कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 16r इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा मेरा, यहाँ पे ये r² से ये कट गया था, क्योंकि क्या किया था अपन ने, यहाँ पे r² इंटू r, यहाँ पे r², तो r² से ये कट गया था। तो मेरे पास क्या मिल गई है, r इक्वल टू क्या मिल गया है, 16 डिवाइड बाय 16, 16 1 जा 16। तो जो मुझे r की वैल्यू क्या मिल गई है, 1। मतलब जो मेरा जो सॉलिड गोला है उसका क्या मिल गया मुझे, रेडियस r, लेकिन मेरे को क्या पूछा हुआ है, डायमीटर।
तो क्या हो जाएगा मेरा डायमीटर, क्या हो जाएगा इसका डबल 2r, 2 × 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मुझसे यही बोला गया था कि जो मेरा ईच गोला आएगा उसका वैल्यू क्या रहेगा, तो आंसर मेरा 2 सेंटीमीटर। सिर्फ आपको ये फार्मूले मालूम होने चाहिए दोनों के, अदरवाइज एकदम आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 किससे है, प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एकदम आसान रहते हैं, ये तो आपको आना ही चाहिए। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। तो अपने पास कार्ड में कितने नंबर रहते हैं, मेरे पास 52 नंबर 52 कार्ड रहते हैं, 13 तरह के 4 कलर के, तो टोटल मेरे पास 52 रहते हैं। उसमें से आपको क्या निकालना है, ब्लैक क्वीन। तो इसको किस तरह से आपको वर्डिंग में लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं मेरे पास 52 एंड टोटल नंबर ऑफ, किसकी बात कर रहा है, ब्लैक क्वीन की। ब्लैक क्वीन कितनी रहती है, 2 ब्लैक 2 रेड। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन क्या हो जाएगा मेरा, कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 डिवाइड बाय टोटल। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 26 जा 52, तो 1/26। यही मेरा आंसर हो गया, जो प्रोबेबिलिटी बोली थी। तो P ऑफ प्रोबेबिलिटी ब्लैक क्वीन का इक्वल टू 1/26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या है, 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट। मतलब मेरे 3 बेल है जो कि कितना डिफरेंस में बजती है, 4, अदर 7 एंड 14 मिनट। ऑल 3 बेल रिंग एट 6 AM मॉर्निंग टुगेदर। यदि तीनों रिंग एक साथ कितना 6 AM मॉर्निंग पे बजी थी। व्हेन विल द 3 बेल रिंग टुगेदर नेक्स्ट। तो कितने मिनट के बाद तीनों रिंग एक साथ बजेंगी। तो ये किसका है क्वेश्चन, ये मेरा काय का है, LCM रिलेटेड है। तो इन तीनों को मैं किस तरह से निकालूंगा, इनका फैक्टर निकालूंगा मैं LCM निकालने के लिए। हेयर तो क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास, 4। तो 4 का मेरा क्या फैक्टर बन जाएंगे, 2 × 2। 7 का कुछ नहीं रहेगा मेरा, 7 ही रहेगा। एंड 14 क्या बन जाएगा मेरा, 2 × 7। तो इनको मैंने फैक्टर निकाल लिया है। तो क्या करूंगा मैं, सीधा LCM निकाल लूंगा। एकदम छोटा क्वेश्चन है, 1 मार्क का रहेगा। LCM ऑफ किसका, 4, 7 एंड 14 इज क्या आ गया मेरा है यहाँ पे, स्क्वायर एंड इंटू 7, 2 2 जा 4, 7 इक्वल टू क्या हो गया मेरा 28। तो अपन काय में बात कर रहे हैं, मिनट में। तो यदि मेरा मॉर्निंग में 6 AM को बजी थी फर्स्ट बेल टुगेदर, कब हुई थी 6 AM, तो नेक्स्ट बेल कब बजेगी 6:28 AM को। दूसरा तरीका यदि आपको ये कठिन लगता है तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे 4, 7, 14 किससे जाएगा, सबसे पहले 2 से, क्या हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4, 7, 2 7 जा 14। अगेन किससे जाएगा 7, 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे 7 1 जा 7 1, लास्ट क्या बचा है मेरा 2। तो मेरा क्या बन गया है यहाँ पे 2 × 7 × 2, क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 जा 28। तो काय में बात कर रहा हूँ मैं, मिनट में। मेरा मॉर्निंग में 6 AM को था, तो नेक्स्ट बजेगा 6 × 28 AM। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आया है, मतलब मेरा LCM की बात कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाला क्वेश्चन ये तो आता ही है, आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा एंड ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपके नंबर चेंज होंगे, मीडियन एंड मोड से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, तो एकदम आसान है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या दिया हुआ है मेरे क्वेश्चन में, द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 67। तो जो मेरे को मोड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ मेरे को
67। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है जो x वो मिसिंग है, मुझे उसको फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन किस तरह से, इस तरह की एक टेबल बना लेते हैं जहाँ पे की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ, मुझे क्लास दिया हुआ है, क्या क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है 40, 50, T60, T70, 70, 80 एंड 80, 90। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी को लिख लूंगा मैं। क्या क्या दिया हुआ है, इसका 5 दिया हुआ है, यहाँ पे x, देन 15, 12 एंड 7 दिया हुआ है। तो किसकी बात कर रहा है, मॉड की। तो सबसे पहले मॉड का फार्मूला लिख लेते हैं एंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किसकी क्या वैल्यू है। यहाँ पे क्या होता है मेरा, यहाँ पे क्या रहेगा मेरा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ पे कि जो मेरा L रहेगा वो मेरा रेंज रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को, डेटा क्या दिया है, मॉड क्या है, मॉड है फॉलोइंग डेटा इज 67। तो 67 किसके बीच में लाई करता है, 60 एंड 70 के। तो जो मेरा लोअर नंबर रहेगा 60 वो मेरा रहेगा L इक्वल टू 60। H मेरा क्या रहेगा, इनका डिफरेंस रहेगा, इनके बीच में सब में इक्वल डिफरेंस रहेगा। तो मेरा 70 माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 10। F1 क्या वैल्यू रहेगा, जो 67 निकाला है उसका जो मेरा फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे क्या है 15। तो जो मेरा F1 है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा 15 एंड F0 क्या रहेगा, उसका जो प्रीवियस वैल्यू, इसका जो प्रीवियस वैल्यू है वो F0 रहेगा। F1 मेरा मॉड वाला वैल्यू एंड F2 जो रहेगा वो मेरा नेक्स्ट वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, F0 x है, F1 15 है, F2 12 है, LH सबकी वैल्यू मिल गई है। उठा के मैं वैल्यू रख दूंगा, मुझे मॉड मालूम है, मॉड कितना दिया हुआ है 67 रख दूंगा इक्वल टू L की वैल्यू कितना है 60, लोअर जो वैल्यू है, प्लस F1 कितना है 15 माइनस F0 x डिवाइड बाय 2 इंटू F1 15 माइनस F0 क्या है x माइनस F2 कितना है 12। सॉल्व कर लेंगे, 67 इक्वल टू 60, यहाँ पे 15 माइनस x, यहाँ पे 15 टू जा 30, 30 माइनस 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 18। तो 18 माइनस x वो सॉल्व कर लेंगे, 60 आउटसाइड बाहर जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 7 इक्वल टू 15 माइनस x डिवाइड बाई 18 माइनस x, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 18 माइनस x, यहाँ पे 15 माइनस x इंटू यहाँ पे अपना h था, तो h की वैल्यू क्या थी यहाँ पे अपनी 10 इंटू 10, यहाँ पर भी 10, तो इन दोनों का क्या था अपना 10। सॉल्व कर लेंगे, 18 इंटू 7 क्या हो जाएगा 126 माइनस 7x, यहाँ पे 10 का 150 माइनस 10x। सॉल्व कर लेंगे, अदर साइड पे जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 10x माइनस 7x इक्वल टू 150 माइनस 126। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 150 माइनस 126 क्या हो गया 24, x का वैल्यू क्या हो गया 24 डिवाइड बाई 3, तो 3 8 जा 24। तो जो x का वैल्यू है वो मुझे मिल गया है यहाँ पे इक्वल टू 8, यही आपका आंसर है। तो आपको यही बोला गया था कि जो x की वैल्यू है वो निकालिए, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। एकदम आसान है, सिर्फ आपको ये मॉड का फार्मूला मालूम होना चाहिए
उसके बाद एल जो आपका मॉड दिया रहेगा उसका जो लोवेस्ट वैल्यू है, एच इनका डिफरेंस है, F1 आपका मॉड वैल्यू, F0 प्रीवियस वैल्यू एंड F2 आपका नेक्स्ट वैल्यू, एंड आप फार्मूला में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।